वी आर गोइंग थ्रू ऑस्टेरिटी राइट नाउ, है ना, कि तेल कम, चलो वर्क फ्रॉम होम करो, ये करो वो करो। एक और चीज कर देनी चाहिए, अगर आप घूस मांगते पकड़े गए, सीधा जेल डालो, आपकी पेंशन काट दो। ये नया लॉ आना चाहिए। ये जो चोर चक्के जो बैठे हैं इन द वेयरिंग द ब्यूरोक्रेट्स गार्ब, इन लोगों को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जेल डालनी है तो इनको डालो, भारत को फ्री करो, इनको हटाओ रास्तों से। ये कचरा है, ये पैरासाइट्स हैं, इनका मरना अति आवश्यक है। 100 करोड़ एक क्लर्क 100 करोड़ कमा रहा है, कहां से आ रहे हैं उसके पास ये एसेट्स? कोई क्यों नहीं पूछ रहा? व्हाई इज इट दैट अ सिविल सर्वेंट व्हेन ही जॉइंस इट्स अ जॉब फॉर लाइफ? क्या है, क्या किया उसने? एक एग्जाम पास किया, एक एग्जाम के बेसिस पे आप भारत पे रूल करोगे। नरेंद्र मोदी जी, आई थिंक ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड इन एवरी डोमेन। Many times you won't have the power, power will have you. आप अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे, नशा हो जाएगा, then power controls you. Very few people can control power. By the way, Narendra Modi is one of them. Have you noticed people talk of arrogance हो गई है? हाँ भाई, दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, आज भी दिख रही है, मोदी की मिनिस्ट्रीज में दिख रही है, एरोगेंस आ गई है बीजेपी के अंदर। हाय नमस्कार, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। पर ये सारी बात हम नहीं करते क्योंकि हम गौतम जी के साथ बैठे हैं, तो हम सीधा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू सर? वेरी वेल, थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के, है ना। वो आई थिंक लास्ट वी मेट आपके स्पेस में, इस स्पेस में और उस स्पेस के अंदर जो गैप है वो इस बात करके, वो टॉप पे है, ये बेसमेंट में है। तो आपका व्यू है फॉरेस्ट को, यहाँ पर व्यू में आपको दीवारें दिखती है, ठीक है। बट स्लो एंड स्टडी। हाउ हैव यू बीन? क्या चल रहा लाइफ में? योर वीडियो इज प्रीटी वायरल, द हंगरी नेशन। पता नहीं कैसे हो गया, बट मैं तो ऐसी चीजें कब से बोलते जा रहा हूँ। अपना टाइम होता है अपना। बट हंगरी नेशन इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर अ टाइटल ऑफ अ बुक। सत्य है भाई, हंगरी नेशन, सत्य। वी आर अ हंगरी नेशन, और हम हंगरी रहे हैं। आई थिंक हमारी जब पीक थी, जब हम दुनिया के नंबर 1 नेशन हुआ करते थे इकोनॉमिकली, मेडिसिन टेबल्स ने भी उसको दिखाया, दर्शाया है। तब से जो हमारी जो फॉल हुई है, लगता है उस वक्त इतना पेट भर गया था हमारा, इतना खाना खा लिया था, इतनी हर प्रकार की लग्जरीज हमने एक्सपीरियंस कर ली थी कि शायद हम कभी कभी तो लगता है क्या हम दुनिया के पहले वोक थे, कि हमने अपने स्ट्रगल्स को, अपने काम करने की शक्ति को, अपने वेपन्स को हम भूल गए, और उसके बाद गिरावट हुई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो हंगर जो है, अब ये 3-4 जनरेशन्स का हंगर हो चुका है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब फिजिकल हंगर था, वी यूज्ड टू इंपोर्ट फूड, दान में हमें दिया जाता था खाना, और फिर फूड सिक्योरिटी आई, फिर कपड़े, घर, सड़क, बिजली, पानी, और ये सब पॉलिटिकल स्लोगन्स भी बनते गए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन वो भूख अभी तक नहीं गई। मुझे लगता है आज भी अगर मैं देखता हूँ जो यंग लोग हैं, एक उनकी आंखों में एक भूख दिखती है। नॉट द वेल्दी यंग, लेकिन जो स्टेट कैपिटल्स से दूर जो होते हैं, वहाँ से जो आते हैं यंग लोग, उनकी आंखों में एक भूख वो अभी भी दिख रही है, और ये भूख ही हमको आगे बढ़ाएगी। बट लेट्स, मतलब कॉन्वर्सेशन ना पहले हम शुरुआत से, वो शुरू से शुरू करते हैं। क्यों क्रोनोलॉजी क्यों करने वापस क्यों नहीं? आप क्रोनोलॉजी समझाएंगे पहले। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ना इवन इन रिसेंट ईयर्स हम जब भी बात करते हैं ना इंडियन इकोनॉमी की, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, या फिर यंगर जनरेशन परहैप्स, उनके दिमाग में ये ज़रूर था कि कोई बोले ना कि सोने की चिड़िया है, हमारा देश सोने की चिड़िया था। फॉर मैनी पीपल इट फेल्ट ऑलमोस्ट लाइक अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, राइट, के सोने की चिड़िया थे कब? अगर सोने की चिड़िया थे तो बिहार का ऐसा हाल क्यों है, राइट? अगर सोने की चिड़िया थे तो क्यों भूखमरी है, क्यों इतना हंगर है, क्यों मॉल न्यूट्रिशन है? एंड दीज आर ऑल रेलिवेंट एंड वैलिड क्वेश्चंस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बात करो, या उस टाइम पे जो अर्बन इंडिया था, या जो उस दौर का जो अर्बन इंडिया था, जितने भी हमने डिगिंग्स किए हैं उसके अंदर क्लियर पता चलता है कि ट्रेड और एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंट था हमारे देश के अंदर। भी मैनी पीपल हु रिटन अबाउट इट, स्पोकन अबाउट इट, कि एक इंडो ईरानियन कॉन्टिनियम हुआ करता था, ट्रेड हुआ करता था। इंडिया वॉज परहैप्स
at the that important juncture जहाँ पर ये सारी चीज़ हो रही थी. Can you, before we talk about where modern economy and modern India is placed, थोड़ा उस दौर के बारे में कुछ आप हाईलाइट कर सकते हैं? बिकॉज राइट, लाइक यू पॉइंटेड आउट, एंगस मैडिसन, ही सेड इंडिया वाज 30% और क्लोज टू 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी. तो ये मतलब अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद ही डिक्लाइन स्टार्ट हुआ या पहले की सिचुएशन थी क्या? बिकॉज वी नोन चाणक्य नीति or heard of चाणक्य नीति. Any person who's even reasonably proud about the civilization that he's learnt and grown in knows about Chanakya and Chanakya Niti, his impact on Arthashastra, Niti Shastra and so on and so forth. But that also, that it was reasonably late. उससे पहले ही हम 1000, 1500, 2000 साल की हम civilization देख रहे थे. So all that information, all that knowledge is not fit and start वाली. It had been accruing by until then already. So tell us a bit about those early years of Indian economy. I think Chanakya is a very young scholar in the history of India. उससे पहले there was Mahabharata, where Vedvyas has, and you can still refer to it, a treatise. तो जैसे essentially जब इंडियन इकोनॉमी को भी नोटिस करते हैं हम, वी आर इन अ डिफरेंट फेज राइट नाउ. जैसे हंगर नेशन की भी बात की, हंगरी कंट्री की बात की आपने, हंगरी नेशन इन द सेंस ऑफ व्हाट इट वाज, बट वी आल्सो नोज अ हंगर व्हिच इज लाइक यू सेड मोर ऑफ फिजिकल हंगर. बट राइट बिफोर दैट, बिफोर द कॉलोनियल रूल हैपेंड, बिफोर द मुगल नेशन, वी वर ऑलवेज अ कंट्री, क्योंकि पढ़ाया समझाया ऐसा गया है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है. देयर आर मेनी पीपल हु रादर जेन्युइनली आर्ग्यू कि कहाँ थी भाई, किस जगह थी ये सोने की चिड़िया. बिकॉज वी नोन बीमारू स्टेट्स, वी नोन बिहार का क्या हाल है. कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ उड़ीसा जाएगा, हिंटरलैंड्स में अपने देश के जाएगा, उसको दिखेगा कि एक्चुअली गरीबी कहाँ है. दिल्ली के अंदर ये बात बोली जा सकती है कि नहीं हमारा देश बहुत डेवलप हो रहा है, बट इफ़ यू गो विन हिंटरलैंड्स ऑफ दिस नेशन, तो आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ शायद 2022 के अंदर पहली बार बिजली पहुँची थी. कई ऐसे हैमलेट्स हैं, कई ऐसे छोटे गाँव हैं. आई बीन पर्सनली विटनेस टू अ फ्यू जर्नीज. मैं आपको बताऊँ, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के एक गाँव में गया था मैं, कुंकुरी के पास. वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनसे मैंने पता किया था. देन आई लर्न कि वहाँ पर जो बिजली आई है या सड़क आई है वो अभी 3-4 साल पहले आई है. सो फॉर समबडी टू, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू इन जनरल जस्ट अंडरस्टैंड कि हम बोलते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, पर कब थे हम सोने की चिड़िया. वी हैव हर्ड अबाउट द एंगस मैडिसन रिपोर्ट, बट let's start from where we were during the Indus Valley civilization times, क्योंकि उस टाइम पर भी civilization or civilization or best or modern civilizations of those years had taken shape. Trade was flourishing. India was perhaps sitting at an important juncture जहाँ से बहुत trade हुआ करता था. Tell us a bit about it before we jump on to what had happened in the colonial era and then of course reforms. So I think there are no statistics of that time, neither of the Indus Valley civilization, Harappan civilization, nor the southern civilizations of the time, nor Mesopotamia, nor Egyptian, nor Greek. But forget the statistics for a moment and let's concentrate on the sophistication. Any civilization that can comprehend, create, imagine, record something like the Mahabharata 5,000 years ago clearly has a level of sophistication that is, in my view, unparalleled anywhere in the world. The Mahabharata, I'm sure you must have read, not the original Mahabharata. I hope you've read it. If you haven't, Vivek Debroy's 10-volume English translation. That's, I think, most, and I thank you for taking Vivek Da's name, because it's हर सप्ताह मैं आपको एक बताऊँ, एक बार उनको याद ज़रूर करता हूँ. His contributions, and I think उनके contributions के बारे में ना, it'll take many years before the country realizes कि उनका कितना important contribution रहा है. In fact, in the larger right ecosystem or right-wing ecosystem, whatever definition of that may be, उसमें लिखने वाले लोगों के अंदर विवेक दास name has to come in the top echelons, without a doubt, because the translations, one, to begin with, nobody else was doing that job. And I think उनके last works वो pending ही रह गए, because he was working on few projects. He was always working on some next project. Always working on a next project. I remember हमारी एक conversation थी in his office, and we were talking about, he wanted गंगा पे वो लिखना चाहते, माँ गंगे पे वो लिखना चाह रहे थे, and he wanted to bring different
aspects into the conversation. So, of course, without digressing further, Vivek Das translations are a must for anybody who wants to understand where we are coming from. It is written from a nationalist perspective. Again, Vivek Das translations have been remarkable, and I think anybody who's reading it or who's not read it, that is perhaps the best translations to go forward with. But you were saying, But while on the subject of Vivek Debroy, I can't let this go. I think his going so suddenly, his leaving us, has created a civilization vacuum today. He was book by book, shlok by shlok, verse by verse, putting it all together. His goal was to translate the 18 Mahapuranas. And he died in the middle of that. And the kind of work that he has done, by the way, he didn't know Sanskrit. He learned Sanskrit in order to translate the Mahabharata. He was not, when he was young, he did not know Sanskrit. So he learned Sanskrit to do it. He got into it. Mahabharata came, then the Mahapuranas began. I followed each and every of his books. He did a separate Gita. Then he did another Gita for millennials. So the kind of civilizational depth that he carried within his being, civilization, words, etc. are just mediums. You carry your civilization in your heart, in your body. And the kind of civilizational legacy that I imagined he would leave, I was certain he will go only after finishing the 18th Mahapurana. He told me what that was also. But suddenly, life is so fragile, and I didn't expect it. I went to the hospital, I met him. But just the sheer scale of work, on the one side, an economist, on the other, working with as the chair of the EACPM, and yet being able to do this at late night, it requires a kind of a devotion that is bhakti. And I think that bhakti flowed through his intellectual work. So it was Jnana Yoga and Bhakti Yoga and Karma Yoga fused together to give us what we now have as Vivek Debroy's legacy. And I can't, every day I miss him, that if you just read one book, which is the Shiva Purana, it will take you a generation to just comprehend the vastness of what just the 3 volumes of Shiva Purana are. So deep, so layered is that kind of translation. And that is only one. And then there's Mahabharata, and then there is Bhagavata Purana, and there is Agni Purana. There are all kinds of Matsya Purana. Imagine, Vivek is only translating it. Imagine these things living 3,000, 5,000 years ago. What were they? What was that civilization? How could anybody even imagine strategy? How could anybody imagine taxation to this level of 1/6 of your produce? To the level that you won't pay the tax in advance like we do today. Advance tax hota hai na? Wo nahi tha. Only if the farmer produces, and of the profit, he was to give 1/6 of that. This kind of sophisticated thought. By the way, that's a tax GDP ratio of 17%, which is what we are aiming for. Even today. So that kind of sophistication, the kinds of hierarchy, the army, the breakdown of the various armies, the administration. Forget the fights. That is entertainment. Look at the symbolism behind each character. Paramahans Yoganand in his Gita has ascribed a trait to each character. So look at the vastness of this civilization, that even today we are talking about Bhagavad Gita. We are talking about the Mahabharata, Ramayana. Ram, Sri Ram remains an ideal today, Purushottam. We talk about so many kinds of gods, so many kinds of goddesses, their weapons, their compassion, their love, the manner in which the epochs have come and gone. Imagine that as a living part of your civilization. You are living there. All that got compressed and somewhere it vanished. How did that happen? Maybe we got weakened. Maybe we became so prosperous
we became so wealthy that we gave up working. When you do that as a nation, I'm not talking individuals, I'm talking as a nation. The whole body of a nation, if it just collapses in some sort of an entitlement, these are my speculations. I'm not saying this is accurate. I'm examining it from a distance. We perhaps, from that Rajasic age, fell into tamas. And there's an entire continent today that is in front of our eyes. One of the wealthiest continents in the world is collapsing by the weight of its own tamas today. I can see that. You can see it. We collapsed. When you collapse, then you invite all these armies and invaders and colonial stuff. All that happens. I'm not surprised. But maybe it shouldn't happen, by the way. But so did the Mayan civilization when the Spaniards came and conquered it. It was a mighty civilization, rich, sophisticated. The Mesopotamian civilization, Egyptian, Greeks. Look at the way the Greek civilization fell before Rome, and then the Roman civilization fell before the barbarians. I think these ups and downs and rise and falls are a part of a cyclical nature that every nation, every group of, what is a nation? We are a group of people. Every group of people faces. Perhaps we fell into tamas and now we are beginning to rise again. Forget everything, data, we don't know how accurate, we don't know the GDP of that time. These are speculations. But I'm just saying that the spirit, the essence, the ethos of the time. But in a way, we were better placed than the Mesopotamians or Roman civilizations So of all the big ancient civilizations, we are the only ones which actually continued. So when you and I speak, we actually carry that legacy of those thousands and thousands of years with us. Maybe we are blessed. We are truly blessed. And do you think that's why I say the civilization resides here. It doesn't reside in books. It doesn't reside in rituals, buildings, concrete structures or mud structures or drain pipes and mega baths or highways. It resides in our soul. So when I say the Indian civilization, it's here in me right now as I'm talking to you. There's a civilizational memory that is engaging the two of us, that is binding the two of us, which I don't feel when I talk to people of other nations. And I think that for such a civilization to last, Gayatri Mantra is being recited today. It's one of the oldest Vedic mantras ever written. The age of the Vedas can be anything between 5,000, 7,000, 9,000. Every other day, every year, we are getting new excavatory evidence that the Vedas were older, the Rig Vedic civilization was older. Let us assume it's 5,000. So for 5,000 years, the Gayatri Mantra has united us, has kept us alive. We have kept the Gayatri Mantra alive. We are the Gayatri Mantra. Many of us choose to forget because we are distracted by certain other things. Let us say a job for which an English medium in India is important. But essentially inside, we still do Graha Pravesh. We still marry by a certain ritual. And Gayatri Mantra pervades everything. That Gayatri Mantra is still alive today. There is something about our civilization that has retained its ethos and its essence. And I think we are now regaining it. Also, in the process of that regaining, I think we lost our way. Just as individuals lose their way, trying to be something else. Gita says, that it's better to do your own dharma badly than to follow another person's dharma wrong, in the best possible way. Do your dharma. I think India as a collective has forgotten to do its own dharma. Our laws, our regulatory structures, our institutions, even the language that we are speaking to each other is imported. Our thoughts are imported. In college, I knew most of my friends, they would easily rattle off stuff, and even I did, of Sartre and all the Western philosophers, Kafka, rather than Mahabharata, Vedvyas, Valmiki.
Where is education system to blame? Maybe. Is education policy to blame? Probably. Was it a necessity of the time? Could be. But are we changing that today? Gradually. I think we need far-reaching changes here, and we need, as a nation, as a collective, to do our dharma in our own way. Let us stop importing other people's dharmas. Very beautifully put. I mean, this is exactly why I enjoy these conversations with you. But let's draw it back to times. Okay, we now understood, in the sense through your response also, कि the very sophistication of what existed back in the day emboldens the idea how great we were. That we've sustained through the onslaught of time, invasions, and so on and so forth. And that we are talking about all those things today. Gayatri Mantra is a remarkable example. Tells of how old we were and how remarkable we were. It could be that at one time we were at our zenith, and उस zenith के बाद the invasions, the Mughal rule, the Muslim rule essentially ensured कि उस foundation में, the foundation that kept us together, या फिर वो infrastructure उसको बर्बाद करने का मतलब physical infrastructure ख़त्म हुआ, because the temples fell down, the libraries were burnt, all the documentation that we take so much of pride in, उसमें बहुत सारा documentation literature आज exist भी नहीं करता, but it's all in some ways preserved through oral memories. But definitely it was during the colonial times के attack पहले physical infra पर हुआ during the the invasions, but what colonialists ended up doing is they started hitting the psyche. कि आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, या आपका कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या रूल्स, रिफॉर्म्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग एंडेड अप बिकमिंग टू वेस्टर्नाइज्ड इन एन अर्ली स्टेज. And it's always happened also like this, and I'd like to read your perspective on this कि सर्वाइवल के लिए भी बहुत सारे बदलाव किए गए, क्योंकि मुगल पीरियड के दौरान बहुत सारे टेम्पल्स ध्वस्त हुए, बट देन देयर वाज ऑलवेज दीज पीपल जिन्होंने वो भगवा झंडा उठाए रखा, जो सिविलाइजेशनल मेमोरी थी वो उसको बनाए बढ़ाए रखा. बट अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद व्हाट वी सी वेरी क्लियरली विविडली इज कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और उस पर इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ, विच इज़ वाई व्हेन वी कैटेगराइज और स्टार्ट टू स्टडी द रीजंस बिहाइंड द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उसके अंदर आप रिलीजन की भी बात करते हैं, आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि इससे पहले दुनिया जो चली आ रही थी सबको बताया गया कि शायद दुनिया जिस तरह से चल रही है वो गलत ही है, राइट. और ऐसा भी नहीं है कि कोई कुरीतियाँ हमारे समाज में नहीं आई हो, ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंजेस, बिकॉज एवरी सोसाइटी गोज थ्रू अ सेंस ऑफ दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ करेक्शन ऑल्सो, राइट. तो ऐसा समय, ऐसा दौर भी आया था भारतीय सभ्यता और समाज के अंदर ही, और मेरे ख्याल से शायद जितने डिफरेंट फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं जो हम थ्रू टाइम देखते भी हैं, आर अ वे ऑफ दैट करेक्टिंग एनी रॉन्ग्स इन द सिविलाइजेशन और सोसाइटी. के कुछ ऐसी चीज़ आई कि भाई जो एक खंड या एक सेक्शन ऑफ पीपल आर नॉट रियली सपोर्टिव ऑफ, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक दूसरा थॉट प्रोसेस आया और सब लोग उसी तरह से, और वो इवेंचुअली जब जैनिज्म बोली या बुद्धिज्म बोली वो धर्म का रूप ले गया, सिखिज्म का बोली वो भी धर्म का रूप ले गया, परंतु थे तो वो सारे इन द सेम लार्जर धार्मिक थॉट प्रोसेस, एक फिलोसॉफिकल सिस्टम जो वहाँ से निकले, उन्होंने कोई एक थॉट प्रोसेस जो जिस पे अग्री नहीं करते होंगे या व्हाटसोएवर बी द केस, over time उस philosophical system के अंदर गए, and that philosophical system ended up becoming a religion as so many people started following it. But this very identification of something being a religion, this identification of you belonging or some XYZ person belonging to a certain caste, or what to pursue, what not to pursue, what is required to be called a nation, what is required to be called educated और जॉब रेडी, ये सारी की सारी चीज़ें इन अ वे कॉलोनियल टाइम्स के अंदर ही आई. व्हाट डू यू हैव टू से? I don't know. I think Buddhism is a pre-colonial creation. But Buddhism and Jainism is also, it's in the same parallel thought के
हिंदुइज्म के अंदर या हिंदुइज्म को आप से सनातन धर्म को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका है, बिकॉज देयर आर मेनी फिलोसॉफिकल सिस्टम्स. सो व्हेन बुद्धिज्म, सनातन धर्म लाइब्रेरी है भाई, Library इट्स है. नॉट अ सिंगल बुक. धर्म, राइट, it's a library of ways to get to the God within you. राइट. सो उसी सनातन धर्म के फोल्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट वेज हैं टू गेट टू अचीव दैट लार्जर गोल. तो हमारे देश के अंदर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस ऐसे रहे हैं कि कुछ ना कुछ बार बार समाज के अंदर एक इफ नॉट सेल्फ करेक्शन बट एक वो इंटेलेक्चुअल डिबेट चलती रही है, एंड दैट हैज़ बीन परसूड ओवर द ईयर्स. वो चले ही जा रहा है. उसमें कुछ संगठन, कुछ सेक्ट्स ऐसे होते हैं जो शायद रिलीजन का फॉर्म ले लें. ठीक, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म ने एक रिलीजन का फॉर्म ले लिया, सिखिज्म ने रिलीजन का फॉर्म ले लिया. बट मैं जहाँ पर आ रहा हूँ मैं वो ये है कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट इट वॉज ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स कि ये सारी चीज़ें आपको एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मजबूर किया गया, एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द एंटायर फॉल ऑफ द ग्लोरी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन. हो सकता है, एंड आई डोंट डिनाई इट, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बदल दिए थे. बट फ्रीडम होने के बाद तो हमारे हाथ में था ना, तो क्यों नहीं संस्कृत हमने अपनी मातृभाषा बनाई? उस वक्त क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उस समय हमने क्यों नहीं बदलाव लिया? उस समय हमने, आज भी हम अंग्रेजी में बात करते हैं. द लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी इज इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग इज इंग्लिश. इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर 2014 द लैंग्वेज ऑफ पॉलिसी हैज चेंज टू हिंदी. इट कुड इक्वली बी तमिल बाय द वे. बट मैं कह रहा हूँ उस समय हमने जो एक्सटेंट सिस्टम्स थे उनको सवाल, उनको क्वेश्चन करने, उनको इंटेरोगेट करने की बजाय हमने बना लिया. इन इफेक्ट अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों को छोड़ गए. आज की ब्यूरोक्रेसी भी कौन सी अलग है फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम? एक्सट्रैक्टिव है, एक्सप्रोप्रिएटिव है, करप्ट है. अगर डे टू डे देखा जाए, टेल मी वन बिजनेसमैन जो कि ब्यूरोक्रेसी से पीड़ित ना हो. ब्यूरोक्रेसी के पीछे लॉज किसने बनाए? हम ही ने बनाए ना. हर चीज में जेल डालो, किसने बनाए? कॉलोनियल ने तो नहीं बनाए. कॉलोनियल सोच ने बनाए, हो सकता है. हम क्यों नहीं बदल रहे? अब बदलाव मुझे आता दिख रहा है अब 80 साल बाद. लेट मी टेक वन स्मॉल एग्जांपल. इम्प्रिजनमेंट टर्म्स फॉर डूइंग बिजनेस. आपको पता है कितने क्लॉजेज हैं जो कि आपको जेल भेज सकते थे 2022 में? ये नंबर मैंने खास 22 बोला कि उस वक्त हमने रिसर्च करी थी. 26,134 134 क्लॉजेज हैं जो कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जेल हो सकती है. फॉर इंस्टेंस, आपने थूकदान अपने प्लांट के इतने फीट दूर पे नहीं रखा, जेल. आपने कैंटीन कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया हर 2 साल में डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्टर गिविंग यू ग्रेट सर्विस, जेल. आपने लेबलिंग ठीक नहीं की, जेल. आपने टाइम से या गलत फॉर्म फिल कर दिया, जेल. आपने इनर वॉल्स ऑफ टॉयलेट को लाइम वॉश नहीं किया एवरी 3 months, जेल. आपने विमेन्स टॉयलेट का अलग लेबल नहीं लगाया, जेल. इस प्रकार ये कौन करता है भाई? क्या बकवास है ये. लेकिन किया, हुआ हमारे साथ. 2022 तक हुआ. बढ़िया बात यह है कि उस वक्त हम, ये मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूं कि ये चेंज जो मेरी आंखों के सामने, मैं पॉलिसी का काम करता हूं जीवन भर, ठीक है, या तो ट्रैकिंग किया या एडवाइस किया या लिखे कॉलम या रिपोर्ट, अब थिंक टैंक में कर रहा हूं. पहली बार मैंने देखा है. मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको. एक 2019 में रिपोर्ट आई थी कि हुआवे को भारत में आने नहीं देना चाहिए, या किसी भी चाइनीज कंपनी को हमारे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देना चाहिए, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वो रोक दिया. और दूसरा, ये रिसर्च करी हमने, ये सब बताया कि जेल टर्म्स हैं वगैरह वगैरह. अगले दिन हमने फ्राइडे को लॉन्च की थी ये रिपोर्ट, फरवरी में. अगले दिन फोन आया पीएमओ से कि आपने ये लिखी है, वी हैव टेकन नोट, आप तैयार हो जाइए कि कैसे ठीक करना है. एक एक करके DPIIT, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनके सबसे ज़्यादा थे ऑब्वियसली, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स, करते करते नीति आयोग. 1 हफ्ते के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने हमने अपनी प्रेजेंटेशन डाली. 1 महीने के अंदर अंदर अमिताभ कांत जी के नेतृत्व में
एक कमेटी बनी, हम उसका हिस्सा बने और एक साल फरवरी 2023 में जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट आया पार्ट 1। उस एक्ट ने ज़्यादा नहीं किया, 113 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया, मगर एक ढांचा बना दिया कि डीक्रिमिनलाइजेशन के बारे में कैसे सोचा जाए। उसका दूसरा आया है कुछ महीनों पहले, जन विश्वास अमेंडमेंट पार्ट, जिसको पार्ट 2 मैं कहता हूँ, वर्जन 2, पार्ट 2, 2.0 जो कहना आप कह लो, वो अभी आया है, जिसके अंदर 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया। इसके बीच में आए थे लेबर कोड्स, 29 लेबर लॉज थे, उनके 4 लेबर कोड्स बने, उसके अंदर 13,000 और प्रोविजंस को 13,780 कुछ प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया। सो टोटल 26,000 में से आपने 14-15 हज़ार आपने हटा दिया। अब जन विश्वास पार्ट 3 हो रहा है, अब ये सुनवाई शुरू हो रही है, डी कलोनियलाइजिंग ऑफ लॉज चालू हुआ है। ऑफ कोर्स ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, ऑफ कोर्स बाय इट शुड बी डन बाय यस्टरडे, मगर वो होता नहीं है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, जो आपने अभी हमें थोड़ी देर बात कही, कैसे हम तमस में गिर गए थे, अब तमस से वापस रजस की ओर जाना शुरू कर रहे हैं। मेरी किताब है बाय द वे, इंडिया 2030 द राइज ऑफ अ राजसिक नेशन, ये उसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। तो ये राजसिक फोर्सेस अब हमें वापस उठा रहे हैं। हर बार जब उठेंगे सारी दुनिया हमें रोकने की प्रयास भी करेगी, चूंकि हमें दिख रहा है, चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, कोई भी हो। इस समय हमारा सबसे मोस्ट एंथुजियास्टिक दोस्त है यूरोप, जो कि खुद गिरा हुआ है। तो हम लोग हाथ मिलाएंगे, शायद एक साथ काम हो, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। मगर ये राजस जो अब दोबारा जागृत हो रहा है, और जो हम अपने आसपास यंग लोगों में देखते हैं, हाई एम्बिशन, हर चीज़ करने की जिज्ञासा, आग लगी हुई है अंदर, हंगर, एक हंगर फॉर ग्रोथ, हंगर टू डू थिंग्स, हंगर टू चेंज द वर्ल्ड, हंगर फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, हंगर टू सर्व, हंगर टू स्टील, हंगर टू फ्रॉड। हर राजस फोर्स अगर है, ये थोड़ी है कि अब सिर्फ नोबल चीज़ें करेगा, वो हर दिशा में दिखेगा। हंगर टू फाइट वॉर्स, मतलब इस समय आप देखिए चाइना के सामने कौन खड़ा है, आंख से आंख मिला के, भारत। तो ये राजस अब जो आना शुरू हो रहा है, वो मैं अब लॉज में देख रहा हूँ। ये लॉज जब हटेंगे तो ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, लोअर ब्यूरोक्रेसी, ये हटती जाएगी। इंस्पेक्टर राज विल चेंज इनटू सम फॉर्म ऑफ एन इंस्पेक्टर सपोर्ट, एंड ग्रेजुअली अब हम अपने जो शक्ति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ पाएंगे। और ये पॉलिसी लेवल पे हो रहा है, ये कंपनी के लेवल पे हो रहा है, और इंडिविजुअल के लेवल पे हो रहा है। इस समय अगर कोई एक बड़ी चीज़ करनी है, तो ये जो अभी वी आर गोइंग थ्रू ऑस्टेरिटी राइट नाउ, है ना, कि तेल कम, चलो ये वर्क फ्रॉम होम करो, ये करो, वो करो। एक और चीज़ कर देनी चाहिए, अगर आप घूस मांगते पकड़े गए, सीधा जेल डालो, आपकी पेंशन काट दो। ये नया लॉ आना चाहिए। अगर आप किसी बोर्ड पे हो, प्राइवेट बोर्ड पे, और अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होती है, आपके पर्सनल एसेट्स उस पर रिस्क पे जाते हैं, आपको जेल हो सकती है। तो ये जो चोर उचक्के जो बैठे हैं इन द वेयरिंग द ब्यूरोक्रेट्स गार्ब, इन लोगों को जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर जेल डालनी है तो इनको डालो, भारत को फ्री करो, इनको हटाओ रास्तों से। ये कचरा है, ये पैरासाइट्स हैं, इनका मरना अति आवश्यक है। ये नहीं कह रहा हूं कि हर ब्यूरोक्रेट चोर है, लेकिन जो हैं और इतनी आसानी से निकल जाते हैं, 100 करोड़ एक क्लर्क 100 करोड़ कमा रहा है, कहां से आ रहे हैं उसके पास ये एसेट्स? कोई क्यों नहीं पूछ रहा? जुडिशरी में कैश घूम रहा है और आप बैठे हुए हो। हमारा देश देख रहा है कि हम कुछ नहीं कर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के कारण। क्या बकवास हो रही है ये? इनको ठोकना है, इनको खत्म करना है, ताकि आम सिटीजन बढ़े। तो इन जनरल एंड ऑल पॉइंट्स टेकन, हम एक आइडिया के बारे में कभी डिस्कस कर रहे थे कि समय समय पर when you think about civilizational states, when you think about grand ideas that bring nations together or people together to do something for the larger goal or something which is consequential in long memories. मैं आपको थोड़ा रोकूं यहाँ पे, एक मोमेंटम आ गया इसलिए। हम कम चोर हैं क्या? हरियाणा में इस समय एज वी टॉक, हर रोज मेरे पास रील्स आ रही हैं कि किस प्रकार से जो सड़कों पे शॉपकीपर्स ने पूरा घेर लिया था,
और एक गाड़ी चलने की जगह नहीं थी, जो कि 60 मीटर की सड़क पे वो तोड़ा जा रहा है। लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, और ये तोड़ने की शक्ति आई है हाई कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, तो क्या हमें भी अगला रिफॉर्म जो मैं कह रहा हूँ, इन चोरों को हटाओ, हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। हम भी जो चोरी कर रहे हैं, हमारी जगह नहीं है वो घर के सामने गार्डन बनाना, जैसे डीएलएफ के कई लोगों ने बनाया हुआ है और जो आजकल टूट रहे हैं और उनके हाय तौबा मची हुई है, रो रहे हैं, नौटंकी चल रही है। ये हमारे प्लांट्स हैं, ये हमारे पेड़ हैं। फाइन करो। और तभी अगर आप कहते हो कि सिस्टम बदले, आप भी तो सिस्टम हो भाई। अब आपके अंदर रिफॉर्म भी जरूरी है। थूकना, घर के अंदर सफाई, बाहर जाके थूकना, घर के अंदर सफाई, बाहर कूड़ा फेंकना, क्या मतलब है ये? ट्रेनों पे पत्थर मारना, ये कॉन्शियसनेस भी जागृत होनी है। पर ये होगी कैसे? डू यू थिंक कि लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज यू हैव गिवन अ ग्रैंडर आइडिया कि वी आर मूविंग फ्रॉम टुवर्ड्स राजस, एंड वो होते हुए एक अजीब, एक इनएक्सप्लिकेबल एनर्जी है जो ये आपको करने पे मजबूर कर रही है, या फिर ये एनर्जी सर्वव्यापी हुई है जिस वजह से लोग उस चीज़ को, उस लार्जर ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर रहे हैं, और उस परसूट के अंदर 4 चैलेंजेस आएंगे और वो नेचुरल है। पर क्या ये इस वजह से हो पा रहा है बिकॉज देयर इज कुछ तारों की दशा है, या उस डायरेक्शन में लेकर जाने वाली कोई फोर्सेस एक्टिव हैं? मैं समझाता हूँ आपको। हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य में, महिला में, एक 3 प्रकार के फोर्सेस होते हैं। तमस, फ्लैसिडिटी, लेजीनेस, इंडोलेंस। रजस, डायनामिज्म, चेंज, एक्शन। सत्व, it brings a balance between the two, spiritual. जब आप एक साथ हो जाते हैं, एक परिवार समझ लीजिए, एक परिवार का अपना एक, तो there are rajasic people, there are tamasic people and there are sattvic people. 5 लोग, 6 लोगों का परिवार बना, उन सब की एनर्जीज को जोड़ जाड़ के उनका जो नेट निकलता है वो भी तामसिक, सात्विक या राजसिक होता है। पंचायत बन गई, गांव बन गया, शहर, देश। एक जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, वो हर देश की भी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। अभी तक हमारी वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शायद तामसिक थी। मेरी आंखों के सामने ये बदलाव मैं देख रहा हूं, अब राजसिक होती जा रही है। एंड मैं ये नहीं कह रहा इस राजसिक कॉन्शियसनेस के अंदर हर नागरिक राजसिक है ना। आपने देखा होगा कई तामसिक होंगे, आपने देखा होगा कई सात्विक होंगे, लेकिन अब द डोमिनेंट फोर्स जो मैं महसूस कर रहा हूं, और अगर आप आंखें खोलें और देखें आपको भी दिखेगा, वो राजसिक है, बदलाव का, डायनामिज्म का, चेंज का। नेशंस के साथ भी ऐसा होता है। तो आप अप एंड डाउन जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। थोड़े रिसेंट हिस्ट्री देख लेते हैं। आपने कहा इंडिया वाज सोने की चिड़िया। आई डोंट लाइक द फ्रेज, बट ठीक है, वो फ्रेज भी कॉलोनियल है बाय द वे। बट हम अमीर थे, वी लॉस्ट इट। चाइना अमीर था, दे लॉस्ट इट। लेट्स कम टू फिर वो आई थिंक वेस्ट एशिया में चला गया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे चला गया, उस इलाके में चला गया वो राजसिक फोर्स। कन्वर्जन्स हुए, इंपीरियलिज्म हुआ, कॉलोनियल अटैक्स हुए, देशों को स्लेव बनाया वगैरह, वो सब हुआ। यूनाइटेड किंगडम, इतना सा देश, 80% ऑफ द वर्ल्ड अपने कंट्रोल में। 80 ईयर्स में वो खुद ही किसी के कंट्रोल में नहीं है। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय वर्मेन राइट नाउ। वहाँ से राजसिक फोर्स गिरा, अमेरिका के पास चला गया। आज भी अमेरिका काफ़ी राजसिक है, मगर आपको दिख रहा है धीरे धीरे वो राजसिक फोर्स उनका कम होता जा रहा है। यूरोप में था पहले, स्पेन, नेदरलैंड्स, जर्मनी, ये सब कॉलोनियल पावर्स थे, इनके पास राजसिक फोर्स था, ख़त्म होता गया, अमेरिका पे आया। अब चाइना और भारत के पास वापस आना शुरू हो रहा है।
अमेरिका के पास है अभी, लोग कहते हैं इट्स अ डिक्लाइनिंग पावर, मैं उसे मानता नहीं हूँ, मगर अब वो बैलेंस चाइना और इंडिया के पास भी आता जा रहा है। ये फोर्स घूमता रहता है। अगर ये हमारा पास अगर अभी है, जो कि हमें महसूस हो रहा है, इसका कोई टेंजिबल स्टैटिस्टिकल मेजर नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है आसपास कि ये फोर्स है, इसका मैक्सिमम प्रयोग करना अति आवश्यक है। और ये रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम पे निर्भर है। तो सरकार रिफॉर्म करे, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो जाएं, वो हो जाए, ये हो जाए, वो सब ठीक है, मगर फाइनली रिफॉर्म तो यहाँ होना है। और ये क्या है? ये हम है, ये हम, हमारा देश है, ये हमारा सिविलाइजेशन है, हमें रिफॉर्म होना है। हो सकता है कि एज इंडिविजुअल्स हमें अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का मौका ना मिला हो बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मुझे $1 बिलियन दें, मैंने तो मिलियन भी नहीं देखे, मगर अगर आप मुझे $1 बिलियन दें, मैं तो घबरा जाऊंगा। बिजनेस सेटअप करने से मैं तो खत्म हो जाऊंगा। इतना डर इन्होंने पैदा किया हुआ है। ये कंप्लायंस, वो फॉर्म, ये तोड़ दिया, एनवायरनमेंट रेगुलेशन, सांस नहीं लिया, ये नहीं किया, इतना कुछ, कैसे आप बिजनेस करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हटाओ, मगर मुझे लग रहा है एक्सेसिव हो गया, ये अब घटना शुरू हो गया। मैं क्यों आपको, व्हाई शुड आई हायर यू? और सपोज मैंने आपको हायर कर लिया, मेरे से गलती हो गई, एंड सपोज यू टर्न आउट टू बी अनप्रोडक्टिव, व्हाई डू आई नीड द गवर्नमेंट परमिशन टू गेट यू आउट? Why is it that a civil servant when he joins, it's a job for life? क्या है? क्या किया उसने? एक एग्जाम पास किया है। मैं सब सिविल सर्वेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक एग्जाम के बेसिस पे आप भारत पे रूल करोगे, नॉट गवर्न, रूल। आज भी जब मीडिया में रिपोर्टिंग होती है, कितनी बार मैं बोलता रहता हूँ एडिटर्स को, यार स्टॉप यूजिंग रूलिंग पार्टी। You are not a ruling party. You are a governing party. You are a governing coalition. That's who you are. नहीं, ruling party. क्या राजा हैं ये लोग? ये सोच जब बदलेगी और वो वहाँ से बदलते बदलते नीचे आएगी, हो सकता है नीचे से ऊपर जाए। इस समय जो मैं देख रहा हूँ, सोच नीचे से ऊपर जा रही है। फाइनली इलेक्शंस हैं, पॉलिटिक्स हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड सिस्टम कि आपको अपने टोज पे रखे। इतना करप्शन जो है, मेरे विचार में इस समय अगर कोई रिफॉर्म करना है तो करप्शन खत्म करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का भी, और हम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स को घूस देते हैं, जो हमसे छीनते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई चारा ना हो, या हो सकता है हम ये चाहते हो कि कुछ गलत काम हो, लेकिन ये घूसखोरी जब खत्म हो जाए, इमीडिएटली 5-6% जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, 5-6% प्राइसिंग विल कम डाउन, रियल एस्टेट का दाम घट जाएगा। जब लैंड एक्विजिशन होता है, जब आप प्लानिंग करते हो, कितना देना पड़ता है under the table? It's a lot of money. It will all go away. And I think हमें शायद अपने नए तरीके से सोचना पड़ेगा। एंड इसको मैं कहता हूँ कि when I say कि हम अपना धर्म भूल गए हैं एज अ नेशन, वो धर्म वापस लाना है। और वो धर्म इम्पोर्ट नहीं हो सकता, वो हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे लॉजिक, हमारे लोगों के एस्पिरेशंस को लेके चलेगा वो धर्म। वहीं से पॉलिसीज बनेंगी। अमेरिका ने ये किया, देखो क्या बढ़िया हो गया, तो हम करेंगे तो भी होगा। नो, नहीं होगा। वो अमेरिका के लिए अच्छा था, ये चाइना के लिए अच्छा है, और जो हम करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये मैं टेक पॉलिसी में देख रहा हूं। आज 4 मॉडल्स हैं टेक्नोलॉजी के। यूरोप का मॉडल, ओवर रेगुलेशन, दे हैव रेगुलेटेड AI आउट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑलरेडी। बिफोर इट वॉज बॉर्न, दे हैव रेगुलेटेड इट आउट। अमेरिका, फ्री मार्केट्स, मैक्सिमम इनोवेशन वहां हो रहा है। चाइना, स्टेट कंट्रोल, सेकंड लार्जेस्ट हो रहा है, मगर इट मे नॉट बी सस्टेनेबल। फाइनली यू नीड फ्रीडम। अगर आपको कुछ नई चीज क्रिएट करनी है, उसके लिए एक फ्रीडम चाहिए होता है, मेंटल फ्रीडम, इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम। वो अगर नहीं है, और पार्टी का आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कह रहा है ये नहीं, वो नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वगैरह वगैरह, आप नहीं कर पाओगे। तो China is large, but China may not be able to remain large in the future technological age. The party cannot run AI. Individuals, enterprises, entrepreneurs, they have to run AI. और चौथा मॉडल है भारत का, which is an evolving, which is digital public infrastructure के बेस के ऊपर we are building everything. आज अगर आप AI के अंदर हैं तो आप you get the world's cheapest GPU
in the world. आपको you can hire those GPUs at the cheapest price. इन सब चीज़ों को हमने सोचते हुए we have to absorb now. We have to absorb the latest technologies, but do it in our way. What is good for us? We are a $3,000. We may be the world's 4th or 5th largest economy, but we are the world's 130th poorest nation in terms of per capita income. इसको हम भूलना नहीं चाहिए. Yes, we should celebrate 4 trillion, but we should also condemn 3,000. And ये 4 trillion से जब 8 trillion होगी, तब जाके ये 3,000 से 6,000 बनेगा. तो growth is paramount. Growth for the people is paramount, and I think that is where we are now beginning to work. Okay. So do people operate like that? Like जब ये तमस और रजस की बात हो रही है, आपको लगता है लोगों को पता है कि वो किस एट्रीब्यूट्स पे काम कर रहे होते हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, और इज इट सम रियली पावरफुल फोर्सेस दैट इंडिविजुअल लेवल पे शायद आप समझ ना पाओ? These are spiritual forces. बहुत कम लोगों को कॉन्शियसली पता है, बट इंट्यूटिवली पता है. ये इंट्यूशन भी एक स्पिरिचुअल फोर्स का जानना. एक्चुअली आप हो आदमी हो, इट्स गुड इनफ. You just do what you have to do. It is people like us who theorize, who look at philosophy, who look at economy, and then try to bring out abstractions out of what is happening in the world. ये हमारा काम है. I'm doing my dharma. I cannot be an entrepreneur like you, but this is my dharma, to read things, to change, to try and provoke, to ignite changes in society, make our world a little better, or bring understanding to a norm. That's my dharma. तो हम लोग, when we look at it, we can abstract it, but as an entrepreneur, I don't think he cares anything. He just is. उसको तो लाना है, नया business लाना है, financing करनी है, marketing करनी है. He's just running up. So in that sense, if you're observing कि किसी एक समाज में, किसी एक जगह में entrepreneurs बहुत ज़्यादा हैं और एक energy, एक vibrant nature बना हुआ है, or people who are trying to build things, or people who are trying to work on some things and build things which are far greater than themselves, is perhaps a clear sign that Rajasic attributes are on full display. Is that right? Not full display, but they are in the dominant display. They are the dominant part of our country today. Okay. This dominance is producing economic policies. This dominance is producing economic growth. This dominance is producing innovation. And it's an aggregate of several individuals, Rajasic people, who are, as a collective, being able to deliver what we now see as growth. So that begs the next question. So where do we place Prime Minister Narendra Modi in this domain? क्योंकि I have been observing it personally, but you of course have seen the transition in front of you. The way Prime Minister Narendra Modi got into office, the energy he brought into office, the changes that he's perhaps pushing for, where naturally he was coming from, where India was back in the day. All of that is, of course, a little turbulent, but is seeing a very large shift, of course, in the mindset as well. So, Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, where is he in this larger equation? Because, like you said, कि Rajasic forces, people who are operating, किसी ने अपना कोई startup start किया, कोई unicorn बन गया, कुछ भी हो गया, it does not just happen because they are going about their jobs. वो अपना धर्म कर रहे हैं, but then there has to be a driver, कहीं ना कहीं, if not a driver, then there's a catalytic force. Where is Prime Minister Narendra Modi in this entire? Narendra Modi ji is doing exactly what I am doing in the field of knowledge, what you are doing in the field of entrepreneurship, what a soldier is doing in the field of defense, what a scientist is doing in the field of science. He's doing his dharma. Mostly, no, always, all politicians are Rajasic beings. You cannot be a politician in India or any respectable politician in India who wins elections without being a Rajasic being. You can get a lot of inheritance, legacy, you can उस पे रेंगते आगे चल सकते हो. But a true leader in India cannot be anything other than a Rajasic being. That Rajasic force can
function under the influence of tamas or under the influence of sattva. But rajasic होना अति जरूरी है. अगर आप राजसिक नहीं हो, politics is not your arena. Politics requires, it's a 24/7 job. It requires being alert all the time, being hungry to bring change, to serve your people, make deals, talk to international leaders, take your nation forward, make your people happy, deliver governance, strike a balance between deal making and governance, etc., etc. It's a very, very difficult job. I admire politicians, and they are the most rajasic of all beings. With Narendra Modi ji, I don't know. I think he's the best prime minister India has ever had in every domain. Strategic, foreign policy, economy, social, technology. So I think, okay, and there are ups and downs. Just because you're good in economics, it doesn't mean that the graph will go in a smooth manner. You have to understand the context. Likewise in foreign policy, likewise in defense. But easily, I think he's one of the most remarkable leaders that I have ever seen or studied. And he does bring something unique to the table, for which we may need a separate discussion at some point. But clearly, he is a Rajasic being. He works for India. He's also a politician, so he does what a politician needs to do in order to survive, so that he is enabled to do things that he wants to do. West Bengal is a recent example. You will now see how West Bengal begins to change, how West Bengal, which was the hub of spiritual leaders, of intellectuals, of freedom fighters, will return back to Indian mainstream. You will see that happen over the next 5 years. So I think there is, apart from being a Rajasic entity, he is able to infuse the Rajasic force or Rajasic inspiration into his other ministers and colleagues. And I think that is his greatness. He is right there up front. He listens very carefully, concentratedly. For one of my books, I had gone to discuss with him economic reforms. You can have a difference of opinion with him. He mentioned a particular reform. I said, that's not a reform. हमारी परिभाषा में वो reform नहीं है. अच्छी policy है, reform नहीं है. We argued for 2-3 minutes. It was a 2-hour discussion, by the way. We argued for 2-3 minutes. In the end, he let go. He didn't feel the need to win. He made his point, I made my point, and we moved forward. He is able to listen. Before I met him, I was told he's just a political guy, very arrogant. He cannot listen to any criticism. Untrue. That's untrue. I'm telling you my personal thing. There could be others who have other experiences. I found him to be a very, very open listener. And that too, if I'm in charge of the nation and I'm talking to you about a certain thing that will help my nation, help me lead my people to a better place, I will listen to you. And I think that too, that listening part is equally his. For those 2 hours, by the way, एक बार उनकी आंख इधर उधर नहीं गई थी. It was COVID time, so he was sitting far away there. I was sitting at the other end of the table. And we were talking across that table. Not once did his eyes shift here and there. I was beginning to feel embarrassed. यार बाहर चाइना का लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान का हो रहा है. आप इतना टाइम मेरे से. I began to feel, अच्छा घड़ी मैं पहनता नहीं, फोन अलाउड नहीं है, अंदर कुछ घड़ी लगी नहीं. So I lost track of time. बाद में पता चला 2 घंटे बात करके. The ability to listen to good ideas, take some of those good ideas as a subset, within them understand whether the politics allows it or not, and then move forward, is the mark of a Rajasic leader. The farm laws, beautiful laws,
It would have been a 1991 moment for India's agriculture. The politics did not allow it. He moved back, no big deal. I praised him when he launched the farm laws. I critiqued him when he withdrew, and we are business as usual. We continue. He does his dharma, I do mine. And I think it is very important to understand this dharmicness of Indian work. You need to understand your place. I am not a leader. He is a leader. He has to take decisions. I am a thinker. My job is to bring thoughts, argue, persuade through data to the leader. Whether the leader accepts or doesn't accept, it's his business. I have done mine. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. But while we are at it, this idea कि किसका क्या धर्म है, right? ये समय समय बदल भी तो सकता है. In the sense कि क्या आप आज, let's say on the a journalist could become a leader, क्या उसका धर्म उस वक्त switch हो गया? Fascinating question. Absolutely fascinating. I don't know. बट कल को अगर मुझे कोई बोले ये लो जी लोकसभा टिकट जाके, ये आसान कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी जीत पक्की है, जाओ खड़े हो जाओ, मैं नहीं खड़ा होऊंगा भाई. वो मेरा धर्म नहीं है. और हर इंसान को अपना धर्म खुद डिटरमाइन करना होता है. किसी और का धर्म कोई पैसे के लालच से, पावर के लालच से, फेम के लालच से आप जाओगे, आपकी हार निश्चित है. यू मे बी इवन सक्सेसफुल आउटवर्डली, बट अंदर से जो आपका स्वभाव, अगर आपका स्वभाव और आपका स्वधर्म इंटीग्रेटेड नहीं है, आपकी हार निश्चित है. आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा अपने इस स्वभाव को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए. हो सकता है लीडर बन जाए, हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए, मगर वो आपका धर्म नहीं है. अब मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि आपका धर्म क्या है, आपका स्वभाव क्या है? इतनी मेरे में शक्ति नहीं है. आप ही जानते हो. हम सबको जानना आवश्यक है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ फिट करते हैं. समय लगता है ये समझने में. एक बार था जो मैं चाहता था मेरे पास करोड़ों, 1000 करोड़ रुपए, या 1000 करोड़ सोचा भी है. तो यंग होते हैं, खून, मगर नहीं था भाई, मेरा धर्म नहीं था वो. मेरा धर्म यही है जो मैं कर रहा हूँ. आपका धर्म कुछ और हो सकता है. यू कुड बी अ लीडर टुमारो, यू कुड बी अ ग्रेट बिजनेसमैन टुमारो. आई डोंट नो. You got to figure that out. I will figure myself. So I don't know how to answer your question. I think it's a very individual journey. It's an individual exploration. मैं अपने आप को जानता हूँ, बाकी आप नहीं. So while we are at it, I agree totally. I mean, अभी 2 दिन पहले एक दोस्त से बात हो रही थी. पहले वो राघव चड्ढा के ऊपर उसने टिप्पणी की कि यार ये क्या कर रही है तुम लोगों की पार्टी, क्या कर रहे हो तुम लोग, इस तरह की बात बोलने लगा वो. तो माय रिस्पॉन्स वाज, यार मेरा धर्म या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धर्म है कि उन्हें चुनाव जीतना है. ठीक, एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एज अ लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, उनका धर्म है कि उन्हें चुनाव जीतना है. उसके लिए साम दाम दंड भेद जो होगा वो उनका धर्म है. एज उनके एथिक्स भी अपने होंगे. मेरे एथिक्स मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नहीं लाद सकता, जस्ट एज नरेंद्र मोदी जी मेरे पे अपने एथिक्स नहीं लाद सकते. योर धर्म इज डिफरेंट, माय धर्म इज डिफरेंट, माय एथिक्स आर माइन, द मोरालिटी इज माइन, द स्पिरिचुअलिटी इज माइन, द बीइंग इज मी, माय एक्शंस आर माइन. तो जब आपने कहा साम दंड भेद, वो उसकी परिभाषा भी आपकी नजर में अलग होगी, मेरी में अलग, मुझ में अलग होगी. सो नाउ जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वो उनका धर्म परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो एज लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट हो या लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हो, दीज आर 2 डिफरेंट रोल्स. और उस डिफरेंट रोल्स के अंदर जो रिक्वायर्ड है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज़ टू परस्यू इट, वो उनको समझ है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन अपने आप को भी एक्सप्लोर किया, अपने देश को समझना, अपने डोमेन को समझना है, अपने पॉलिटिकल प्रोफेशन या अपने पार्टी के अंदर अपना जो रोल है उसको अच्छे से समझा है. एंड दैट journey essentially has led him to a place where he understands himself and it's in sync
with how he needs to operate to find reasonable success in whatever he's doing. Right. But this idea कि मेरा धर्म ये है is, I would argue, is an exploratory journey. आपका जीवन भी एक एक्सप्लोरेटरी जर्नी है. आप अपने आप को समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप दूसरी चीज़ को समझ रहे हो. या फॉर इंस्टेंस जैसे लोग मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, या लोग किसी और को कोई बात बोल रहे होते हैं, बट शायद अपने आप को वो बात दोबारा से सुनाना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बिकॉज ही इज एम्बोल्डनिंग और ही और शी इज एम्बोल्डनिंग दैट आइडिया टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय वॉइसिंग इट आउट टू समबडी एल्स. तो वो धर्म in a way is central to all tangible or intangible pursuit, but वो समझ किसी को आता है, किसी को नहीं आता. मेरा धर्म है कि मुझे कोई एक, लेट्स से कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैं बिजनेस एथिक्स को उसी हिसाब से, अपने आप को उन नए बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ही मोल्ड करूंगा. अगर मेरे को बिजनेस में सक्सेस चाहिए, मैं उस टाइम पर एक थिंकर की तरह ऑपरेट नहीं कर सकता. राइट? एक शब्द आप बार बार धर्म बोल रहे हो ना, द वर्ड इज स्वधर्म. स्वधर्म है ना. धर्म तो बड़ी चीज होती है, बट अपना स्वभाव अपना है, मैं क्या हूं, और स्वधर्म मैं क्या हूं को मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूं, वो स्वधर्म होता है. ओके. उस स्वधर्म का स्वभाव से जुड़ना अति जरूरी है. ये दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू. So that tandem, that conjunction of धर्म and स्वभाव, हार्मनी हो जाती है ना. हार्मनी. ओके. सो हर जगह ये चेंज हो रहा होता है, और हर व्यक्ति का अलग ये जर्नी होती है, अगली परसूट होता है. काफ़ी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन आवर नेशन, उनको इस आइडिया का भी नहीं पता, और शायद अपने आप को अपने जीवन की आपाधापी के अंदर इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे होते. कैसे सोचेंगे यार, जब आपकी शिक्षा क्लास 1 से एक ही गोल की तरफ जा रही है, वो है सिविल सर्वेंट बनना. क्या क्या धर्म, स्वधर्म, स्वभाव, किसके पास समय है ये सब बकवास के लिए? आपको बस एक लक्ष्य दिया गया है, आईआईटी में घुसना है, वहां से निकल के यूएसए जाना है, वहां ग्रीन कार्ड लेना है, स्टार्टअप में काम करना है, $250,000 पर एनम की तनख्वाह में जाना है, 5 मिलियन से रिटायर होना है. ये आपका दिशा बन जाती है. कौन, किसके पास टाइम है स्वधर्म, फिलॉसफी, ये सब करने का? कौन पढ़ेगा? किसको जरूरत है? आप बस अंधाधुंध जा रहे हो. उस जर्नी के अंदर अगर आप कॉन्शियस हो गए, या आप ये समझ लो भगवान का आशीर्वाद है कि मैं आईआईटी कर रहा हूं. क्या, क्यों कर रहा हूं? मैं कंप्यूटर क्यों कर रहा हूं? जॉब चाहिए, या एक्चुअली आई गेट एक्साइटेड? तो हो सकता है आप इवॉल्व हो जाएं अपना स्वधर्म को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक और बात बताना चाहूंगा, वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एवरी मिनट वी आर इवॉल्विंग. हमारे फिजिकल सेल्स बदल रहे हैं भाई. तो माइंड और ये तो बड़ी फ्लेक्सिबल चीजें होती हैं. हमारी फिजिकल बॉडी बदल रही है, सेल्स बदल रहे हैं. इस एवोल्यूशनरी मूव के अंदर आपका स्वधर्म स्थिर रहे जरूरी नहीं है. आपका स्वधर्म आप जानो जरूरी है. इसके बारे में विचार करो, सोचो. श्री अरबिंदो पढ़ो, विवेकानंद जी को पढ़ो. हमारे पास शास्त्र बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा. इवॉल्व होते हुए आपको समझना पड़ेगा. कई लोग, जैसे आपने कहा, कोई जर्नलिस्ट था अब लीडर बन गया है, कोई बिजनेसमैन था अब लीडर बन गया है, या कोई एम्प्लॉई था अब वो एंटरप्रेन्योर बन गया है. ये सब अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, एवोल्यूशनरी चीज़ें हैं. इस एवोल्यूशन को समझना विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्वभाव एंड स्वधर्म बहुत ज़रूरी है. आप किसी और का काम करोगे, उससे आपको अंदर से वो बैलेंस नहीं मिलेगा. आपको इवॉल्व अपने स्वभाव के हिसाब से ही आगे जाना है. एवोल्यूशन के अंदर हो सकता है आपका स्वभाव बदल जाए, अकॉर्डिंगली उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा, स्वधर्म बदल जाएगा. So what should be the best way to find it? Then I ask this very consciously because you explore these things. होता नहीं है यार.
What is the हमारे way to find it? सनातन धर्म के अंदर कोई बेस्ट या सेकंड बेस्ट या फोर्थ या वर्स्ट, Now, what is the only way to find it, or what है are नहीं. the many ways to find I it? will tell you One way what to find how I deal with it. Not I don't know how you will, and each being is unique, unique, not different, unique. Unique. अपना आपको समझना जरूरी है. For me, it is pure concentration and becoming conscious of who you are, your body, how you think, how you react, your weaknesses, your strengths, your goals. Why do you have such a goal? Why were you born at such a point? Why do you have these 10-15 people in your family? Why not those 10-15 people? Why do you have these 8 or 9 friends? Why not those 8 or 9 friends? We are all part of a certain, what I call a soul cluster. I wanted to come To to that understand that, and to understand this oneness, that you and I are essentially one, and yet I am unique in my own way, is crucial. उसके लिए there are various ways. Some people do meditation, etc. For me, it's pure concentration to understand who you are. Concentrate on yourself. The universe is inside you. You are the universe. It's just an expression that you need to come out and become the universe. Otherwise, it will lie dormant like a volcano. So At some point, you will need to meet that within you. And that meeting point can take tapasya, it can take sadhana, it requires aspiration. Also, when you evolve, I talked about evolution. When you evolve, it is not just mental evolution. And now I'm leaning on Sri Aurobindo. You have to evolve integrally, which is your body, your mind, your vital, which is emotions, etc., your psychic, until you get into the spiritual. You can be a highly evolved mental being, but a very poorly evolved body. You can be a Superman in your body, but you don't know how to deal with emotions. All these parts of your being, and I'm talking in a very surface level, there are many other parts. All these parts of your being have to evolve together, and that's why we are given a body. Evolution, spirituality, growth, consciousness happens only in the body. Outside the body, in the spirit, there is only the spirit. You're lost. In order for growth to happen of the psychic being, you have to, that's why we are given bodies. That this body is part of it's not a body that is housing the soul. It is the soul which has chosen a body. And once you realize this, and when you invert the gaze, when you reverse the gaze, suddenly the world appears different. And finding your Swadharma is the very easy part. There are many other struggles. So I want to study it, whatever you said. First, let me try to simplify it for the viewers, and then perhaps take you to the next question. And I'm afraid कि मैं अगले क्वेश्चन पे जा भी पाऊंगा क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हुए. तो लक्ष्य ये होना चाहिए जीवन के अंदर कि चाहे आप ज्ञान से, नॉलेज सिस्टम, मेंटोर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, रीडिंग बुक्स, एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड यू, एक लक्ष्य ये ज़रूर होना चाहिए कि आप समझो कि आप असल में शांति से बैठकर, एकांत में बैठकर ये समझने की कोशिश करो कि आप को ये जीवन क्यों मिला है, या इस जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, और उसको सरफिशियल लेवल पर मत समझो, उसको इंटेंजिबल चीज़ों, इंटेंजिबल एक्सप्लेनेशंस के तौर पे समझो. क्योंकि एसेंशियली मैं थियराइज कि एक्चुअली इंसान ऑपरेट सिर्फ इंटेंजिबल्स में करता है.
पर क्योंकि इंटेंजिबल्स को लिखना पढ़ना समझना या दूसरे को लिखना पढ़ना समझाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम टेंजिबल वैल्यूज़ लेकर आते हैं उसको क्वांटिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इमोशंस को कैसे समझाओगे? वो दूसरा व्यक्ति भी आपको उसी प्लेन में चाहिए अगर वो समझ पाए। सक्सेस की परिभाषा क्या होगी? हर किसी के लिए अलग हो सकती है, और दूसरे व्यक्ति को उसी प्लेन पर होना होगा समझने के लिए कि आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है तो सक्सेस की परिभाषा क्या बन जाती है? पोजीशंस, मनी, सक्सेस इन करियर, एटसेट्रा एटसेट्रा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। दैट वॉज अ टैंजिबल इंटैंजिबल बिट। तो आपको एसेंशली इन दैट इनटैंजिबल सरफेस समझना है कि आप क्या हो, और शायद इस जीवन के अंदर आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको किस तरह का व्यक्ति या व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। ये हो गया टू अंडरस्टैंड कि आपका स्वधर्म क्या है समझने के लिए। इसमें स्वधर्म में गोल कहाँ आता है कि आपको जीवन में वो आपको कैसे आइडेंटिफाई हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको जीवन में चाहिए क्या, या कोई गोल होना ही नहीं चाहिए कि आप अपना धर्म रियलाइज़ कर लिया या आपने अपना स्वधर्म को आइडेंटिफाई कर लिया। स्वधर्म को अपनाने के बाद आप अपने काम में लगे हैं, और उसके बाद आपको जीवन में जो लक्ष्य या जो ख्याति मिलती है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक इंटेंजिबल चीज़ है। काश इतना सिंपल होता, नहीं है। पहली बात, आपको आपका स्वधर्म जानना माइंड से जरूरी नहीं है। वी आर लिविंग इन अ मेंटल एज एंड देयरफॉर वी फील कि माइंड को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं चोर हूं तो मैं क्यों चोरी कर रहा हूं, ये माइंड को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये मेरा स्वधर्म है, देयरफॉर चोरी मेरा काम है। आई एम लुकिंग एट अनदर एक्सट्रीम। जरूरी ही नहीं, आपको समझना ही नहीं है। कई बार आपको बस यू आर कंपेल्ड, योर सोल कंपेल्स यू टू डू थिंग्स विच यू कैनॉट हेल्प बट डूइंग, दैट्स योर स्वधर्म। कोई मैकेनिक है, ही बिकम्स हिज जॉब। अपनी बात बताता हूं, जब मैं लिखता हूं आई बिकम माई राइटअप। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? एक तो अगर आप कॉन्शियस हो जाएं तो then everything that you do comes from a certain plane and it becomes that. So as a writer, for me, I become the write-up. For a driver, he becomes the driving. For a bricklayer, he becomes that perfection. To seek that perfection in every day, that too is your Swadharma. You don't need to know even the word called Swadharma. You can just live your Swadharma without knowing a single thing about it. You don't need to read the Gita. You don't need to become a Sanatani. You just do what your soul is compelling you to do in the best way you can every time. बोर्डम हो रहा है, हम मैनेजर बन गए, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जनरल मैनेजर बन गया हूँ, पैसे अच्छे आ रहे हैं, बट कोई लक्ष्य नहीं है। यू आर आउट ऑफ सिंक, यू आर आउट ऑफ सिंक विद योर स्वधर्म। Perhaps you are better off as a regional manager, as a sales manager, rather than trying to be a general manager, simply because a general manager gets more money and has more power. You might be happier as a sales. There are many reporters I know, I've been an editor, who the moment you promoted them and gave them a team, lost everything. They couldn't deal with it. उनका स्वधर्म ही नहीं था, गलती मेरी थी, अब मैं क्या जानूं। अब उसको अगर अच्छा काम कर रहा है जो कि राइज करना है, उसको ब्यूरो चीफ तो बनाना पड़ेगा या चीफ रिपोर्टर बनाना पड़ेगा उसको। आई नो वन गाय इन माई टीम, आई हैव ट्राइड 3 times कि उसको टीम लीडर के तौर पे बनाऊं, बट एवरी टाइम आई प्रमोटेड हिम और गिवन हिम, यू कैन टेक केयर ऑफ दिस टीम, यू टेक केयर ऑफ दिस टीम, यू टेक केयर ऑफ दिस टीम। एंड दिस आई एम टेलिंग यू 4 years की जर्नी बता रहा हूँ, आपकी समराइज कर रहा हूँ कि 4 साल के अंदर मैंने उसे 3 बार अलग अलग टीम्स का लीडर बना के दिया। वो टीम लीडर बनते ही टीम भी बिगड़ रही है, वो भी बिगड़ रहा है, उसको ही नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। मगर अगर वो टीम लीडर नहीं बनेगा, उसके पैसे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि एज अ जूनियर पर्सन उसके पैसे आप बढ़ा नहीं सकते। यू थिंक वो लेस, बट एक्चुअली वो अपना बेस्ट काम कर रहा है। he may do a better job. He is doing a remarkable job when he is not a team leader. हाँ, उसको इंडिविजुअल उसका काम लीडर होना आवश्यक ही नहीं है।
तो कई बार So now this understanding of how organizational hierarchy should work or how best output should happen, ये तो मतलब falter हो जाता है ना वहाँ पे. बिल्कुल फॉल्टर हो गया, बिल्कुल. और ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है. बिकॉज हम सबको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, लेबल चाहिए, कॉर्नर ऑफिस चाहिए, बड़ी गाड़ी चलानी है, बच्चों को विदेश भेजना है वगैरह वगैरह, थाईलैंड घूमने जाना है, ये सब कर, मतलब लेटेस्ट आईफोन खरीदना है वगैरह. सो व्हेन यू हैव ऑल दीज यू आर कॉन्स्ट्रेंड बाय देम रादर देन, यू नो, इट्स लाइक मनी. Money, I need more money, I want more money, I have got more money, it's not enough, I want some more, I want more and more and more. But finally, money, what Sri Aurobindo again says, is the, money is the, money is the visible sign of a universal force. Visible sign of a universal force. In essence, it is a spiritual force. It goes towards wherever productivity, wherever you can create. Sri Aurobindo say that? Sri Aurobindo. Money is the visible sign of a universal force. Are you kidding Once me? you understand, Are you kidding me? क्या हुआ? क्या हुआ? And we are coming from an age, and we spoke about one I love के conversation कहाँ पे जा रही है. पानी पी लो. क्योंकि Haven't I given you the book, The Mother? yeah दी हुई है ना, चैप्टर 4 की पहली लाइन है. The Mother. No, I've not had Mother. इतनी सी किताब, इतनी सी बुक On nationalism, I have on nationalism. हमेशा मेरे पास होती है वो किताब, नहीं आज नहीं है. And I want to take up the idea of flow state, but पहले ये quickly खत्म करते हैं because Shri Aurobindo says that money, but we've also come from a time and era and God, the age जिसमें हमारी कंट्री फंसी हुई थी, जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिक्स के अंदर हर जगह बात यही बोली जाती थी, मनी इज नॉट अ ग्रेट परसूट, मनी इज इविल, मनी इज इविल वगैरह वगैरह. ये बात हुई है. एंड आई कैन स्पीक ऑफ मेनी जनरेशंस. आई हैव नोन पीपल इन माय फैमिली, देयर वाज नो कन्वर्सेशन व्हाटसोएवर ऑन व्हाट हैपेंस इज money is a force, it's a spiritual force. In order to deploy that force, you need to be spiritually aligned. If you are unable to deploy the force, आप समझ लो जैसे गदाधारी भीम, राइट? क्या सहदेव उस गधे को उठा पाता? वो उठाता और उसके सर पे गिरता वो गधा. Right? Sahadev is just an example. It could be any other person who is not in tune with weapons. So money is like that. Money is that heavy force. आपके पास आ गया, then you will not have money if you are not aligned with that. If you are not spiritually aligned with the money force. I'm not saying money. Money तो हर एक को चाहिए. करना क्या है? उसके अंडर क्या है? Not the currency notes, not the digital UPI. Not the various kinds of currency, not your investments, but money force, the spiritual force of money. If you are not aligned with that, then you will not have money, money will have you. Same with power. Power चाहिए. Once you get that power, many times you won't have the power. Power will have you. आप अजीब तरीके से behave करना शुरू करेंगे. नशा हो जाएगा. Then power controls you. Very few people can control power. By the way, Narendra Modi is one of them. Very few leaders I have seen who can control power in the way that it ought to be controlled. At some point they lose it. Therefore, have you noticed people talk about arrogance हो गई है? हाँ भाई दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, आज भी दिख रही है, मोदी की मिनिस्ट्रीज में दिख रही है. एरोगेंस आ गई है बीजेपी के अंदर. इसको फटाफट निकालना पड़ेगा या शफल करना पड़ेगा. नहीं तो ये एरोगेंस वही एरोगेंस हो जाएगी जो आज से 12 साल पहले हमने देखी थी. तो इफ यू आर नॉट अलाइंड विद पावर, इफ यू आर नॉट अलाइंड विद मनी, you will no longer have money and power. Money and power will have you. You will become a tool. आप कठपुतली बन जाओगे. Again, उसके लिए there are some very wealthy people
इतने हम्बल होते हैं यार, मैं क्या बताऊं. यू वॉन्ट बिलीव द काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी. उनके मैनेजर तांडव कर रहे हैं, उनके असिस्टेंट्स अपने आप को धुरंधर मान रहे हैं. The wealthy person himself, an epitome of generosity, epitome of gentleness. समझना पड़ेगा इस चीज को. पैसा से आपको एरोगेंस आ जाए, पावर से आपको ये एरोगेंस आ जाए, तो आप खत्म हो भाई, खत्म हो आप. शायद इसलिए थर्ड या फोर्थ जनरेशन में जाके आपका पैसा भी खत्म हो जाता है, आपका पावर भी. हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं. इस चीज को समझना, जानना और अलाइन करना अपने आप को अति आवश्यक है. तो मैं बता रहा हूं, व्हेन आई वाज यंग 1000 करोड़ चाहिए. पर इन हाइंडसाइट आई एम थिंकिंग, अगर आ भी जाए मैं करूंगा क्या यार उसका. यू हैव टू, एक अलग अलाइनमेंट होती है उसकी. आई एम कंफर्टेबल बीइंग अ राइटर. मैं खुश हूं, घर अच्छे से चल रहा है, आई एम हैप्पी, दैट्स इनफ. शायद अगर जरूरत पड़ती तो मेरा फिर स्वधर्म छोड़ के मेरा एक पारिवारिक धर्म होता है, उसके लिए शायद मैं फिर एंटरप्रेन्योरशिप करता, हो सकता है चोरी करता, डकैत बनता, क्योंकि वो मेरा पारिवारिक धर्म है. अगर आपका परिवार चल रहा है, वो आपका प्राइमरी धर्म है और आपकी आत्मा खुश है, तो फिर इतना पैसा लेके करना क्या है. समझ ही नहीं आएगा क्या करना है. मेरे को तो नहीं आएगा भाई. कहने के लिए बड़ी अच्छी है मेरे पास 1000 करोड़, मगर यार सोच के देखो यार, क्या करोगे 1000 करोड़ का या पावर का. चीफ मिनिस्टर बन जाओ किसी स्टेट के. अरे भाई, पावर को डिप्लॉय करना आना चाहिए ना आपको. पावर गवर्नेंस देना पड़ेगा आपको. द स्पिरिचुअलिटी ऑफ मनी एंड द स्पिरिचुअलिटी ऑफ पावर हैज टू बी इन ट्यून विद द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द बीइंग. तब जाके एक अच्छा लीडर, एक अच्छा गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनता है. नहीं, बट टेल मी दिस कि फिर हमारे On the other hand, the Western notion is कि you build institutions, the institutions will work. जरूरी नहीं है भाई. You need a balance between the creating a good institutional structure and having a good leader to run that structure and having a great staff that deploy and execute that structure, that institution. तीनों का आवश्यक है. आप कहीं भी देखो, हर कोई कुछ और करना चाह रहा है. जजेस को देखो, बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं. लीडर्स को देखो, अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं. ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, राइटर्स क्या कर रहे हैं. द राइटर्स हैव बिकम पीआर आर्टिस्ट्स. सो मतलब एसेंशियली हर किसी को एक तो अपना धर्म पता होना चाहिए, स्वधर्म पता होना चाहिए, फिर उस स्वधर्म का एक्सप्रेशन कौन से डोमेन में होगा, और उस डोमेन के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल सिंक होना चाहिए आपके स्वधर्म का और उस इंस्टीट्यूशन का, दैट नीड्स टू बी इन टैंडम फॉर यू टू be excellent at your whatever you're let us assume, let me take this thought forward. Let us assume my swadharma is governance or your swadharma is governance. Okay, let's assume you join a political party and you are assigned a political role or maybe even an executive role. Let us say you are made the minister of agriculture in a state. What is your swadharma? Is it leadership? Is it public service? Is the institution an enabler or a hurdle in what you can do? Do you have the power to override the encumbrances along the way that bureaucrats have put up? Are you strong enough to take on the mafia of various kinds that happened, let us say, around land? And if you are not, and let us assume that you are not, does it mean that the institution is wrong? Maybe. How do you fix it? Everything is here. You fix this. The outside will get fixed on its own. You have to be in harmony with your own self. Your swabhav and your swadharma have to be in harmony with your actions. Swadharma is action. Once you are that, I think institutions, everything falls into place. There will still be struggles, and those struggles will be a part of your Swadharma. You have to overcome them. Without struggle, अगर लाइफ इतनी स्मूथ होती
क्या तुम्हें लगता है मैं अपना स्वधर्म कर रहा हूँ, ये आसान है आर्टिकल लिख, एक एक आर्टिकल में जान निकलती है मेरी। हर बार मैं जीरो से रिसर्च करता हूँ, हर स्टैटिस्टिक मेरे अंदर बैठी हुई है, बार बार चेक करना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी टेबल से कुछ गलत नंबर ना निकल जाए। स्टैटिस्ट भी ऐसी चीजें हैं कि वो बदलती रहती है। तो कहां तक आप जाओगे? तो अंदर फाइनली जो परफेक्शन है वो आपके अंदर ही बैठा है, और अंदर से बैठ के आपको जो आपको कार्ड्स दिए गए हैं उनके साथ ही खेलना है। अगर आपको कमजोर बॉडी दी गई है, यू हैव टू डील विद इट। अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, यू हैव टू डील विद इट। बट योर सोल इज बियॉन्ड ऑल दिस। वो तो हर चीज को रखेगा, और वहीं से आपको यू हैव टू फंक्शन विद इन द अपॉर्चुनिटीज और द ग्रोथ दैट द सोल इज डिमांडिंग। नहीं करोगे, कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। करोगे तो अगले जन्म में नई चैलेंजेस आएंगे। तो करने के कुछ तरीके बताइए ना। सो इफ दैट फिक्सिंग नीड्स टू हैपन, सो लेट्स से यार Okay. तुम मुझे यार वो बाबा मान रहे हो? नहीं, अभी बाबागिरी के लिए थोड़ा टाइम है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूंगा। बाल बढ़ा लिए दाढ़ी बैठने के। बाल तो बढ़ गया, अब दाढ़ी बची। नहीं, मैं इसलिए ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि सी वी कैन टॉक अबाउट इट, बट द ओनली वे इट विल yield results, this conversation will yield results is because when you take it to वो जो कि वो सार्थक जो उसका एंड है उस पर लेकर जाना ज़रूरी है। And I'll simplify it, although it is incredibly complex to talk about it or even understand it, but सिंपल तरीके के अंदर उसे समझना कि स्वधर्म को रियलाइज करो। अपने आप को पहचानने के लिए आपको मेडिटेशन, साधना, उस मोड में जाना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा, अपनी खुद की वो भी जरूरी नहीं है। योर कंसंट्रेशन फॉर इंस्टेंस कैन कम सिंपली बाय फोकसिंग ऑन योर वर्क। जस्ट सम पीपल अपने आप आ जाएगी। नो, द रीजन आई एम सेइंग वो सिंप्लीफिकेशन और वो ऑब्जर्वेशन जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को वो भी नहीं पता होता कि वो जिस काम में कर रहे हैं क्या वो उस काम के अंदर उनका असली मन लगा भी हो, क्योंकि मेनी ऑफ देम आर जस्ट डूइंग दोज जॉब्स टू गो अबाउट देयर डेज। सो फॉर इंस्टेंस पीयर ग्रुप ने बोल दिया, माता पिता ने बोल दिया कि बच्चे तेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, वो तो ग्रूम्ड है ना, उसके तो दिमाग में ये लगा हो कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, बट वो उसको परस्यू नहीं कर पा रहा ढंग से, और वो बनने के बाद भी उसमें जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा। बट मेनी ईयर्स गो इनटू इट, वो वक्त निकल जाता है। सो आपको पहले खुद को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू फाइंड द राइट परसूट दैट इज़ फॉर यू। दैट बीइंग सेड, आई वांट टू ड्रॉ यू बैक टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये शुरुआत 15 मिनट पहले श्री अरविंदो जी से हुई थी क्योंकि उन्होंने मनी के बारे में ये बात कही, बट एज अ नेशन फॉर गुड 4-5 decades वी वर टोल्ड दैट मनी इज नॉट अ ग्रेट परसूट। वी वर टोल्ड टू शन मनी। से ये हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी फेलियर है, या इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया का फेलियर है, और इसका भी कारण है फॉरगेट द इंडिविजुअल्स। हर धर्म में कहा गया है एश्च्यू वेल्थ। You want to be a saint? Wealth छोड़ो। You want to be a good guy? Forget wealth. हाथ का मैल है भाई, हाई तो हाथ का मैल है, हाँ, राइट? इससे कुछ नहीं होता। वेल्थ इज नथिंग। इसके कारण सारा वेल्थ जो है उन लोगों के हाथ में आया है जो कि वेल्थ डिप्लॉयमेंट की दिशा दूसरी तरफ कर रहे हैं। अब ना क्योंकि हमने स्वधर्म की भी बात की, आपने एक बार ये भी कहा कि भाई ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि उसका स्वधर्म क्या है, यू जस्ट फोकस ऑन योर जॉब। बट आई थिंक in some sense it is important that any young person or any person per se knows what he is doing wisely, because there are many people who are doing their jobs or going about their days without really knowing, understanding themselves, and also just doing it, you know, sort of to survive. इंडिया के अंदर ये बहुत लॉन्ग समय से तो ये प्रॉब्लम ही चल रही है। देयर आर पीपल हु डू इंजीनियरिंग एंड देन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ, और कि आप अच्छी डिग्री ले लेते हो, उसके बाद फिर आप में वो हौसला आता है या हिम्मत आती है घर वालों को बताने के लिए कि मैं ये करना नहीं चाहता था। एंड मैनी पीपल एंड अप बिकमिंग ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज in some way a lot of people end up becoming bureaucrats because society and culture उन्हें बार बार ये बोलता है कि भाई it is important that to live a respectable life etc etc आपको बाबू बनना चाहिए, because it's not
in sync. I think it is important, and which is why I'm asking you this question, कि perhaps younger age में ही in education ये sensibilities बच्चों के अंदर डालनी चाहिए जिस वजह से वो चीज़ सोच पाए. तो एकेडेमिया में, एजुकेशन में, या ये कॉन्फिडेंस या खुद ये सेल्फ रियलाइजेशंस कैसे हम पुश कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, या कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ें आए? डू यू हैव अ कोई रेडीमेड आंसर नहीं है इसका, मगर आई एम थिंकिंग एज आई एम स्पीकिंग. मैं अपना ही बता सकता हूँ. Take an example from your daughter also. You don't have to tell name or what you did exactly, but what may have worked or what do you think could perhaps help? Because ये ज़रूर है, मैं अपना example लेकर आपको बताता हूँ. My first exploration with meditation in the sense, मैं पहले करता था बचपन में कि थोड़ा सा मैं कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप प्रोडक्टिविटी समझ रहे होते हो कि हाउ टू जस्ट डू बेटर, हाउ टू मैनेज योर टाइम, तब मैंने मेडिटेशन किया. But one incident that I clearly remember, हर एक सब्जेक्ट या हर एक डोमेन में एक्सपर्ट होने के लिए कुछ आपके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होते हैं जिसको आपको रोट लर्न ही करना होता है. एक भाषा समझनी, अंग्रेजी लिखना समझना, ABCD तो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक, वो बेसिक है, करना पड़ेगा. मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद करने ही पड़ेंगे. उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, बहुत लंबी चौड़ी. वैसे ही सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन रटना है. आप उसको याद करने के लिए अलग अलग तरीके निकाल सकते हो, बट आपको पूरा पूरा संविधान याद होना चाहिए. आई वॉज नॉट वेरी गुड एट ऑल ऑफ दिस. रट्टा मारने में बहुत ज़बरदस्त नहीं हूँ, विच इज़ वाई बहुत ज़्यादा कोशिश, मतलब एनर्जी उस तरफ लगती थी कि भाई अब ये जब रटना ही है तो इसको कैसे रट्टा मारा जाए. एंड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डे, दोपहर का समय था, गुड 15 years ago आई थिंक. एंड मैं दोपहर में लगभग वही अगेन अंडरस्टैंडिंग के यार जस्ट फोकस योर माइंड, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव की जाए. मैंने 17-18 मिनट, और ऐसा भी नहीं है कि उससे पहले मैं रोज़ मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं 17-18 मिनट जम के, वो अच्छा मेडिटेशन सेशन था कि और कहीं ध्यान नहीं गया. स्टार्टिंग में जाता है, मतलब यू फोकस एंड देन यू कम इन सिंक, यू गेट इनटू अ स्टेट जिसके अंदर यू आर जस्ट ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, एंड इट्स डूइंग मैजिक टू योर सेंसेस, टू योर माइंड, टू योर ब्रेन, टू योर बॉडी. 18-19 मिनट के बाद मैंने कहा चलो किताब उठाते हैं. नेक्स्ट 20 मिनट्स मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा याद था, पूरा ईच आर्टिकल, सब क्लॉजेस, पूरा संविधान याद था इन 20 मिनट्स. एंड इट्स नॉट दैट कि मैंने उससे पहले याद करने की कोशिश नहीं की. आई एम सेइंग कि उससे पहले मैं 5-6 महीने मेहनत कर रहा था, राइट, ऐसा नहीं है. आई हैड नोट्स रेडी, आई हैड मेड निमोनिक्स, सब कुछ किया हुआ था. बट राइट आफ्टर दैट सेशन, मेडिटेशन सेशन, एंड देन बिकॉज 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरे को पता है ना उस दर्द का, तो मुझे पता है कि यार याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा. तो ऑल नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी थे. एंड आफ्टर दैट 20 मिनट्स इट जस्ट हैपेंड मैजिकली. उसके बाद मेरे को फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, मतलब जब मैंने सिविल्स के अटेम्प्ट्स दिए, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लंबा थोड़ा कोई दिक्कत नहीं हुई. आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, एंड आई नो इट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल्सो. I made it a practice. One being sync, finding the flow state, because that is essentially what you do with your writings also, what I do with my writings. कि जब हम लिखने बैठते हैं, essentially if we are in sync with the write-up, if we have attained that flow state, हम खोए हुए हैं, हमें नहीं पता, हमें तो वही लिखना है, उसी के अंदर सारी एनर्जीज लग रही हैं. All senses, every iota of my being is engaged in that writing. It is a shame that many people today write articles GPT से या कुछ करके just for the sake of it. But you have to attain that flow state when you're working. Now, I understand in order to attain that state, meditation was important. And I did it and I know the results of it. I think everybody should be able to understand कि ये स्टेट अचीव कैसे की जाए.
या अपना स्वधर्म कैसे समझा जाए, क्या आपको चाहिए जीवन के अंदर वो कैसे समझा जाए। पर इसकी जो टूल्स और ट्रेनिंग होती है ना, वो कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती। See, nobody told me कि अच्छा ओ अर्जुन 12 बज गए, now you sit for the meditation session. I experimented, I learned it, I saw the results and then I can vouch for it, right? But won't it be fruitful कि हमारे एकेडेमिया में, हमारे करिकुलम में, हमारी टीचिंग के अंदर, अभी हमारी पेडागॉजी के अंदर इस तरह की कोई चीज़ें इंक्लूड करी जाएं जिसके अंदर वो हमारी जो इनेट जो स्ट्रेंथ है, जिसने हमारे देश को सबसे पावरफुल बनाया था एक समय में, हम उन टूल्स, उन हैबिट्स, उस कल्चर को वापस लेकर आएं, ताकि हर एक बच्चा, नाउ इमेजिन इफ द एंटायर कंट्री वाज डूइंग व्हाट इट वांटेड टू डू, every citizen in this country is essentially, what world that would be, कि इस देश का हर एक व्यक्ति एक्चुअली एक सिंगल ऑब्जेक्टिव से एक लार्जर गोल की तरफ काम कर रहा है, और वो कर रहा है जिसके अंदर वो अपना बेस्ट आउटपुट दे पाता है, मतलब वो अपना स्वधर्म फॉलो कर रहा है। व्हाट वर्ल्ड दैट वुड बी, राइट? बट दैट कैन नॉट बी अटेन्ड अगर हम बचपन से ही उस तरह की कोई ग्रूमिंग ना करें। नाउ आई होप आई हैव गिवन सेट फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट कि क्यों वो ज़रूरी है, तो क्या किया जा सकता है। नहीं यार, तो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं। मैंने आज तक कंसंट्रेशन नहीं करी है एज एन एब्स्ट्रैक्ट। इस समय मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, और इस बातचीत के अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं दिख रहा, और कुछ नहीं मैं सोच रहा। This is it. This moment that I'm talking to you is the only moment for me at this point. जब मैं गीत लिखता हूँ, जब मैं कंपोज करता हूँ म्यूजिक, उस वक्त सिर्फ वो गीत, कंपोजिशन, उसकी हारमोनीज, उसके लेयरिंग ऑफ साउंड, हाउ द वर्ड साउंड्स in a certain way in this tune versus that tune is the only thing I do. Likewise, when I write, that's the only thing I do. But did you train your mind to it? And I, instead of concentrating and then doing it, the doing becomes for me the concentration. And therefore, if abstractions like meditation, these are very big words, bhari, don't appeal to a certain kind of a being, all I would say is, आप जो भी जिस समय कर रहे हो वो ही उस समय करो, और उसके बाद में और उसके पहले का कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, बस वही करो जो आप कर रहे हो। स्टे इन द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, दैट इटसेल्फ विल grant you a full, be fully there. That's it. There is nothing else but that. And I think that for me works out as a concentrating tool. जैसे एक बार सदगुरु जी से बात हो रही थी मेरी, तो he was playing golf. I was walking with him, and I generally asked him that time, as a reporter, ये तो मैच आने वाला है, what would be your advice to the Indian team? He said, forget about everything, just focus on the bat and whack the ball out of the stadium. That's it. That's all that you need to do. I thought that was a very solid thing to say, rather than ये करो, भगवान देखो, स्वधर्म स्वभाव, ये none of that bullshit. Straight, बैट हाथ में है, आपका यही काम है, आप जंग कर रहे हो, लड़ना आपका काम है, जीतना आपका लक्ष्य है, मगर हार भी गए, नो बिग डील, बट डू योर बेस्ट एट दैट मोमेंट fully and do nothing else. And I think intuitively I have always been doing this. So essentially वही करना चाहिए. But you raised another point in the middle कि शिक्षा में कैसे करना चाहिए. Grooming is a wrong word, because then what you're doing is कि you're not looking at a child as a being, but you're looking at it as clay to be bunged कि ये करो, वो करो, ठक ठक, hammer it into a certain shape that you think is best for the child, over whom you have no control and is a different being altogether from you, so that he or she does well. That has been the format. If you want to get out of that format, simply changing the education policy, etc., are minor things. The essential aspect of Indian education, Sanatan education, Bharatiya education,
our cultural legacy, civilizational education, is 5 kinds of education. Physical. When a child is small, it has to be able to manage itself, clean itself, brushing, hygiene, climb stairs, get the balance right, walk, play with earth, feel what it's all about, the clay, understand the skies, the rain, swim. So it's a lot of physical learning. As it grows, or concurrently, emotions become an important aspect where I like this, I dislike that, I want this, I cry, understanding the unsaid love, आजकल जो good touch, bad touch, it's a very frivolous thing, but still that compassion, hatred, understanding where you are, the emotional learning. Third is mental learning, of which concentration is one. Organizing knowledge and abstract context, information into a singular narrative in your own mind, for your own understanding, in your own way, is another. Memory is another. So, mental education need not only be rattoing and vomiting. It has to be far broader, critical thinking, looking at one aspect, examining it from the other side with equal passion, coming out to thesis, antithesis, and leading to a synthesis. And then understanding that there could be senses beyond the mind also. I've seen you before. Why do I say that? Guy walks into the room, I love him immediately. Somebody else walks in, I find an intuitive, like a hatred or repulsion. Why? Guy has done me no harm or good. But there is a thing inside that, understanding that. These are the other kinds of senses. Next level is psychic, understanding that the being inside you, the ansh of the spirit which is sitting inside this body at this time, what does it seek? That's where Swabhav and Swadharma comes. And then acting accordingly, or even if not acting, being in tune with it. Maybe you are a tamasic being. You don't need to run around and do dynamic things. Tamas has a very important function in society, by the way, which a lot of thinkers tend to look down at. Tamas gives you stability. If everything and everyone at every time is a dynamic, changing entity, where will the stability come from? Tamas gives you that. The stability of institutions, the stability of laws, except when changed. There's a new law, that becomes the new stable upon which you do things. So Tamas has a very important role, not only for us ourselves, but also for society. So understanding that as part of a being, understanding that you and I are one, just separated by a body, and finally the spiritual aspect which binds us all together. This used to be the infrastructure of our education in ancient times. Today, we have deleted all of that and come down to this thing called memory. At best, analysis. That's it. We have a 2 hours a week games period. Physical education is a daily affair. Does your body not need food today or tomorrow? Does it not need exercise? Doesn't your blood have to flow in a certain way? Don't your muscles have to be stronger? Don't you have to have a strong spine? Only a good body. Vivekananda ji used to say that, forget all this spiritual stuff, just go play football. And that there was a meaning in that. Only a good body can have a good mind. And only a good mind in a good body can receive the force that comes to you
during the Great Transformation. So if I were to re-examine that education, the way we are looking at modern education versus ancient education, the thing I would bring from ancient into the modern is simply this. The only thing that a child needs to know, or not a child, even an adult, is the ability of learning to learn. Learn to learn. This is again a Sri Aurobindo idea, but that's what the ancient was all about. Today, until yesterday, there was no internet. Today, there is internet. Tomorrow is AI. But are you learning? Are you moving with the times? That the criticality of that being able to learn to learn. How did you learn the AI? You made a website in 5 minutes right now. How did you do that? What makes you so special? What's so great about you? Nothing. You just adapted and you learned that this is the new education. This is the new world. And you are moving to it. This ability to synthesize all the past into something of the present that can lead into a future. That is the ability to learn. If a child has this ability of learning to learn, it could be mathematics today, it could be geography tomorrow, it could be astronomy the day after. It's the only skill you need. It's the only thing to be taught. It's the only thing that will empower you more so in a knowledge society that we are living in today and are increasingly moving towards tomorrow. I'd like to close this conversation with a last point on this thing that we've spoken about through the conversation also, but not really delved upon the idea of soul clusters. We've spoken about it before, and जब आखिरी बार इस बारे में बात हो रही थी, तो it almost became vivid कि it's reflecting in how this country is operating right now. I want you to throw some light on it, the idea of soul clusters and how Prime Minister Narendra Modi may be a Dhruv Tara, but there are also many people who are incidentally coming at the right time in the right So place. I don't know if Modi ji is a Dhruv Tara or whatever. I only speak for myself. And I believe that all of us, and then therefore including, it's inclusive. Modi ji is not excluded from this abstraction, but I don't know. I cannot point it out. I feel all of us come and go and keep coming in soul clusters. I think we have a certain affinity with ourselves, and we are born into a certain family. We have a certain kind of friends. We impact people's lives in a certain kind of a way. And all of these, we are all interconnected, interlinked in some way, and we come and go. We come, we grow, and we die, and we take the next, and we grow again. So I think as soul clusters, even your biggest enemy in any way is part of your own soul cluster, because any hurdle to your life is also a manner of growing, a manner of your soul being able to grow. So and you may be an enemy to somebody. You may be somebody may see you as an enemy, and therefore you help that person grow, overcome his weakness, overcome his aversions, etc. So this is what I mean by a soul cluster, where we come and go in as clusters. Of course, we think that we are the center of the universe, and we are, because the universe resides in us. But equally, until we reach that point where we realize that we are the universe, and others also don't realize, we need to keep working together. And that is what the idea of a soul cluster is. It happens all the time, and it has happened in the past, it is happening today, and it will continue till tomorrow. Unless you break out of it, maybe through your sadhana or through the growth so much that you work your way out of that soul cluster, either into a new soul cluster, or you become Dhruv Tara? What is a Dhruv Tara? Pole star. Okay, and you become, I don't know actually, I don't want to get into astronomy, but you become one with the divine. Yep. And then your journey then. The new journey starts when you have to bring that divinity back on earth and divinize the earth itself. That being said, thank you very much for your time. I hope you enjoyed this conversation. I got a chance to learn a lot on a bunch of issues and a lot about you as well. But thank you very much for taking out the time.
थैंक यू, नमस्ते. Yes.